मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ही ना करो ये गलत बात है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं और जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने बताए हैं वो आप उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो इस साल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में से ही होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में जो 17 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 17 5 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो और देख लेते हैं कौन से वो 17 क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपके सामने है स्क्रीन पर, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्री। यानी मिसेस पम्फ्री का करेक्टर स्केच आपको लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे? बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आंसर्स दिए हैं, इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होगा, मिसेस पम्फ्री इज अ रिच लेडी, सी इज एन एनिमल लवर। यानी काफ़ी धनी महिला थी वो, एनिमल लवर भी थी। सी ऑल्सो लव्स हर डॉग ट्रिकी सो मच दैट डिस्पाइट द डॉक्टर्स वार्निंग सी डजंट स्टॉप गिविंग चॉकलेट एंड क्रीम केक टू द डॉग। और वो अपने कुत्ते से, यानी उसके कुत्ते का नाम था ट्रिकी, और वो अपने कुत्ते से इतना प्यार करती थी कि डॉक्टर की वार्निंग देने के बावजूद भी उसने अपने कुत्ते को इन चॉकलेट और क्रीम वगैरह वो देती रही। यानी इतना प्यार करती थी अपने कुत्ते से। सी गिव्स ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स टू ट्रिकी, और अपने कुत्ते को हर तरह का उसने आराम दिया, यानी बहुत प्रेम करती थी वो अपने कुत्ते से। सी हैज़ बॉट अ होल वार्डरोब ऑफ ट्वीड कोट्स एंड रेन कोट्स फॉर हिम, और उसके पास एक अलमारी थी, एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें उसने अपने कुत्ते के, यानी ट्रिकी जो उसका कुत्ते का नाम था, अपने कुत्ते के लिए कुत्ते की कोट रखने के लिए उसने एक बड़ी सी अलमारी उसके पास थी। ठीक है, जैसे रेन कोट्स उसमें रखती थी, ट्वीड कोट जो ट्रिकी पहनता था वो भी सभी, यानी उसकी अलमारी इन कोटों से भरी हुई थी, आप ऐसा कह सकते हैं। सी इज सो इमोशनली अटैच्ड टू ट्रिकी दैट सी ब्रेक्स डाउन इन टीयर्स व्हेन ट्रिकी वाज गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। और वो ट्रिकी से भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ी हुई थी कि जब ट्रिकी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, और हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। डिस्क्राइब हरी सिंह रिएक्शन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। यानी जब ट्रेन डिपार्चर कर जाती है स्टेशन से तो उसके बाद में हरी सिंह का क्या रिएक्शन होता है। जैसे कि हरी सिंह जो है वो अनिल से पैसे चुरा कर लेकर आता है, फिर स्टेशन पर आता है, और स्टेशन पर आता है तो ट्रेन निकल जा चुकी होती है, उसके बाद में उसका क्या रिएक्शन होता है, इसका आंसर आप किस तरीके से देंगे? तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, जब ट्रेन वहाँ से चली जाती है, हरी सिंह स्टार्टेड रिपेंटिंग ऑन हिज एक्शन। तो हरी सिंह को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। He started thinking that Anil had trusted him completely, but he had betrayed his trust. और वो ये सोचने लगता है कि अनिल ने तो उस पर काफ़ी विश्वास किया था, लेकिन उसने अनिल को धोखा दिया है। He felt that the discovery of the theft would make Anil a little sad. और वो ऐसा महसूस करता है कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो वो निश्चित रूप से थोड़ा दुखी हो जाएगा। It would not be for the loss of money. और वो दुखी पैसे की खोने के कारण नहीं होगा, but for the loss of trust. वो दुखी इसलिए होगा क्योंकि मैंने उसके विश्वास का हनन किया है। He also thought how Anil could have made him an educated person. और वो ये भी सोचता है कि अनिल उसे एक एजुकेटेड पर्सन बना सकता था, यानी उसे पढ़ना लिखना सिखा सकता था, इस बारे में भी वो सोचता है। These thoughts brought him back to Anil. और ये सभी बातें जब वो सोचने लगता है तो यही बातें उसे मजबूर कर देती हैं वापस अनिल के पास जाने को। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का करेक्टर स्केच आपको लिखना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से आप लिखेंगे। अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग यंग राइटर। जैसा कि चैप्टर में हमें बताया गया कि अनिल जो था एक यंग राइटर था। ही वॉज ईजी गोइंग, काइंड, सिंपल एंड सेल्फलेस पर्सन। यानी निस्वार्थ व्यक्ति था, बड़ा साधारण व्यक्ति था, बड़े दिल वाला आदमी था, दयालु व्यक्ति था। ही प्रॉमिस्ड हरी सिंह टू टीच हिम टू राइट एंड टू ऐड। और वो हरी सिंह से वादा भी करता है कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाएगा, ऐसा वो उससे वादा करता है। ही वॉज वेरी जेनरस। अनिल काफ़ी उदार व्यक्ति था। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, अब हरी सिंह के अनुसार, अनिल न्यू दैट ही सेव्ड अबाउट 1 रुपी डेली, बट ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू दिस व्हेन हरी सिंह केप्ट द मनी अंडर मैट्रेस विद विच ही हैड रन अवे। जैसा कि हरी सिंह ने बताया अनिल सिंह के अनुसार कि अनिल को ये पता था कि हरी सिंह डेली 1 रुपया जो है, जो वो सामान लेने जाता है तो मुनाफे के रूप में डेली वो 1 रुपया बचाता है, लेकिन अनिल ने कभी भी इस बात का कोई विरोध नहीं किया। एंड व्हेन हरी सिंह केप्ट द मनी अंडर द मैट्रेस
विद विच ही हैड रेन अवे। और जब अनिल जो है हरी सिंह जब है वो पैसा चुरा कर स्टेशन भाग जाता है, फिर वो वापस आता है और गद्दे के नीचे उन पैसों को वापस रखता है। अनिल केम टू नो अबाउट इट, अनिल को इस बात का पता होता है, बट ही नेवर शोज दिस, लेकिन वो इस बात को नहीं दर्शाता है, नहीं दिखाता है, यानी जाहिर नहीं होने देता। कहने का मतलब दिस शोज दैट ही वॉज ए लार्ज हार्टेड मैन, और ये बात ये दर्शाती है कि वाकई में अनिल जो था एक बड़े दिल वाला आदमी था। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ ओजेबल। मिडनाइट विजिटर जो चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन, यानी ओजेबल का आपको करेक्टर बताना है। तो ओजेबल का करेक्टर आप इस तरीके से लिखेंगे, ओजेबल स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासबली, यानी ओजेबल जो था वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा आराम से बोल सकता था। ही हैड नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट कंप्लीटली, और उसके बोलने का जो लहजा था ना वो अमेरिकन एक्सेंट था, ठीक है। ही ब्रॉट दिस एक्सेंट 20 years ago फ्रॉम बोस्टन, और ये लहजा उसे कहाँ से मिला था? बोस्टन से। वो पहले जब बोस्टन रहा करता तो वहाँ से उसने इस लहजे को लिया था, यानी ये लहजा जो उसकी आवाज़ जो उसकी जब वो बोलता था तो जो बोलने में जो लहजा था वो उसने बोस्टन से लिया था, ठीक है, वहाँ पर वो पहले रहता था। ही हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, काफ़ी दिमाग वाला व्यक्ति था वो। ही हैड द एबिलिटी ऑफ थिंक क्विकली, एकदम जल्दी से किसी बात पर निर्णय लेने की उसमें क्षमता थी। एंड एक्ट कामली, और बड़ा ही शांतिपूर्वक अपना काम करता था। वाइजली, बुद्धिमानी से काम करता था। इन ए सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज, चाहे कितनी भी आश्चर्यजनक स्थिति हो, कितनी भी खतरनाक स्थिति हो, हर स्थिति में बड़ी ही शांति से, बड़ी ही बुद्धिमानी पूर्वक वो अपना काम करता था। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, यानी ओजेबल मैक्स से किस तरीके से छुटकारा पाता है। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। तो अब उससे कैसे छुटकारा पाता है, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ओजेबल ए सीक्रेट एजेंट वाज टू रिसीव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, यानी ओजेबल जो था एक सीक्रेट एजेंट था और उसे एक मिसाइल्स के बारे में कोई रिपोर्ट रिसीव करनी थी, ठीक है। मैक्स अराइवल एजेंट, और मैक्स भी क्या है, एक एजेंट है, वो मैक्स भी एक एजेंट है। वांटेड टू ऑब्टेन द रिपोर्ट फ्रॉम हिम बाय फोर्स, और मैक्स जो था, जो दूसरा एजेंट था, वो क्या करना, वो भी ओजेबल से उस रिपोर्ट को लेना चाहता था। ही एंटर्ड ओजेबल्स रूम यूजिंग अ पास की, अब वो चोरी छिपे ओजेबल के कमरे में प्रवेश कर जाता है एक पास की के माध्यम से। ही थ्रेटन्ड टू शूट ओजेबल इफ ही डिडंट हैंड ओवर द रिपोर्ट टू हिम, और वो ओजेबल को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे रिपोर्ट नहीं दी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। टू गेट रिड ऑफ मैक्स, अब मैक्स से छुटकारा पाने के लिए वो अपने दिमाग को काम में लेता है और क्या योजना बनाता है, ओजेबल मेक्स ए फॉल्स स्टोरी अबाउट अ बालकनी बीइंग अटैच्ड टू हिज रूम। तभी यानी ओजेबल से छुटकारा पाने के लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है और वो कहता है कि यानी बालकनी से रिलेटेड, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, बालकनी से रिलेटेड एक वो कहानी बनाता है कि इस मेरे कमरे के जस्ट बाहर में बालकनी है, आप बालकनी से आए होगे, इस तरह की वो कहानी बनाता है। मेक्स jumped out of the window to escape the police as there was no balcony, he fell to the ground floor। और फिर बाद में जब दरवाजे पर नॉक होती है, हालांकि वो जो है वेटर होता है जिसका नाम हेनरी होता है, वो दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन मैक्स समझता है कि पुलिस आ गई है और पुलिस के डर से वो बाद में बालकनी, वो जैसा कि ओजेबल ने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि बाहर में बालकनी है, तो वो सोचता है वाकई वास्तव में बाहर की तरफ बालकनी है, तो वो खिड़की से बालकनी पर कूदता है, जबकि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं होती है और वो ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो क्या है, ओजेबल से छुटकारा पा लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ होरास डाम्बी। होरास डाम्बी का करेक्टर स्केच आपको लिखना है। क्वेश्चन ऑफ टेस्ट चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन। होरास डाम्बी वॉज 50 years old एंड एन अनमेरिड पर्सन। होरास डाम्बी जो था 50 साल का एक बूढ़ा आदमी कह सकते हो आप, अनमेरिड था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। ही वॉज यूजुअली वेरी हैप्पी, काफ़ी खुश था वैसे वो। ही वॉज अ सक्सेसफुल लॉकस्मिथ, ताले बनाने का काम करता था। ही हैड टू हेल्प अस इन दिस बिजनेस, उसके पास 2 सहायक भी थे, ठीक है, इस काम में। ही लाइक टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और खास बात ये थी कि वो काफ़ी दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ने का शौक रखता था वो, ठीक है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर एंड स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और इसलिए वो क्या करता था, यानी महंगी किताबें पढ़ने का उसे शौक था, तो इसके लिए वो क्या करता था, चोरी करता था। तो हर साल वो कोई ना कोई एक तिजोरी लूटा करता था, और जो पैसा वो लूटता था वो 12 महीने के लिए उसके लिए पर्याप्त होता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और फिर उन पैसों से वो किताब किसी एजेंट के माध्यम से अपनी मनपसंद किताब जो है खरीदा करता था। वी कैन नॉट कॉल हिम ए थीव, हम उसे चोर तो नहीं कह सकते, बट वी ऑल्सो कैन नॉट कॉल हिम ऑनेस्ट, लेकिन हम उसे ईमानदार भी नहीं कह सकते। ही वॉज रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी, हालांकि समाज में वो सम्मानित था, ऐसी बात जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ठीक है, तो जैसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से ही लिया गया है, जैसा किताब का नाम भी यही है। तो उसमें ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट था, उसका करेक्टर स्केच आपको लिखना है। तो आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। ग्रिफिन वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी एक सनकी वैज्ञानिक था। ही हैड मैनी वाइसेस, काफी उसमें अवगुण थे। ही वॉज रिवेंजफुल एंड बैड टेम्पर्ड, यानी जल्दी से उसे गुस्सा आ जाता था, बदले लेने की भावना वो अपने अंदर रखता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हर्ट अदर्स एंड कोज हार्म टू देम फॉर हिज प्लेजर, और हमेशा वो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए आतुर रहता था और अपनी खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। वो ही हैड नो मॉरल्स, उसके कोई नैतिक मूल्य नहीं थे। एंड वॉज अ लॉलेस पर्सन, और कानून न मानने वाला व्यक्ति था वो। ठीक है, ही इवन स्टॉल थिंग्स एंड मनी ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स, कई बार वो चीज़ों को चुराता भी है, पैसों को भी चुराता है कई बार, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है। दो एज ए साइंटिस्ट, हालांकि एक वैज्ञानिक होने के नाते ही वॉज ब्रिलियंट, वो काफ़ी ब्रिलियंट है, बट एज ए ह्यूमन बींग, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते ही वॉज अनलॉफुल, वो कानून न मानने वाला व्यक्ति, यानी लॉलेस पर्सन है। ठीक है, ही वॉज सेल्फिश, काफ़ी स्वार्थी है। एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द वीकर पीपल, और हमेशा जो है कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाना वो चाहता है। तो इस तरीके से आप उसका करेक्टर लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइड्स लाइफ, यानी किस तरीके से एक किताब जो है रिचार्ड एब्राइड लाइफ के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में उभरती है। तो आपका इसका आंसर इस तरीके से करेंगे आप। एब्राइड्स मदर गेव हिम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, यानी एब्राइड की माँ ने उसे किताब दी थी, उस किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ दिस बुक, और इस किताब के लास्ट में लिखा था द रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प फॉर स्टडिंग बटरफ्लाई माइग्रेशन, यानी इस किताब के आखिर में लिखा था कि जो पाठक है इस किताब को पढ़ने वाले, उनको आमंत्रित किया गया था बटरफ्लाई यानी तितलियों के प्रवास के अध्ययन के बारे में अध्ययन करने के लिए जो पाठक है उन्हें आमंत्रित किया गया था। द रीडर्स हैड टू टैग द बटरफ्लाइज विच वर टू बी सेंट टू डॉक्टर अर्खार्ड, और रीडर्स को करना क्या था, जो भी तितलियां हैं उन तितलियों पर उनको टैग लगाना था और उनको फिर डॉक्टर अर्खार्ड को भेजना था। कैचिंग वेरियस बटरफ्लाइज वॉज नॉट ईजी, अब विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तितलियों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। सो एब्राइट वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, टेक हर एग एंड रेज देम थ्रू देयर लाइफ साइकिल। तो फिर एब्राइट ने क्या किया, उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, उसके अंडे लिए, फिर अंडे से पूरा जो है वो जीवन चक्र गुजारा उसने, यानी अपने घर पर ही। देन ही वुड टेक देयर विंग्स एंड लेट देम गो, फिर जो तितलियां निकली उनसे, उस पर उन्होंने टैग लगाया और फिर उनको जाने दिया, यानी इस तरीके से इस प्रोसेस से उसने उनको अंडे को पूरा गुजारा। ठीक है, थस द बुक टर्न हिम टू बी ए बटरफ्लाई रेजर, तो इस प्रकार से वो उस किताब के माध्यम से, क्योंकि उसने किताब पढ़ी थी, किताब के माध्यम से, यानी जब उसने किताब पढ़ी तो उसे इस बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में उसने अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से वो इस किताब को पढ़ने के बाद में एक बटरफ्लाई रेजर के रूप में उसका जो है बदल गया, यानी उसने एक बटरफ्लाई रेजर के रूप में जो है वो बना, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, थस द बुक टर्न हिम टू बी अ बटरफ्लाई रेजर, यानी उस किताब ने उसे एक बटरफ्लाई रेजर बना दिया। ठीक है, यानी तितली पालक कह सकते हो आप। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, हाउ डिड मैटिल्डा अरेंज ज्वेलरी फॉर द बॉल, यानी वो फंक्शन जब बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के लिए मैटिल्डा ने ज्वेलरी का अरेंजमेंट कैसे किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैटिल्डा वॉज वैक्स नॉट टू हैव ज्वेल, नथिंग टू एड ऑन हर सेल्फ विथ। अब मैटिल्डा जो थी वो काफ़ी चिंतित थी, काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसके पास कोई भी हार वगैरह नहीं थे, जवाहरात वगैरह नहीं थे, ज्वेल नहीं थे उसके पास में, ज्वेलरी नहीं थी, अपने आप को सजाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, कहने का मतलब। देन हर हस्बैंड एडवाइज हर टू आस्क हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर टू लेंड हर ज्वेल्स, मैटिल्डा वेंट टू हर फ्रेंड फॉरेस्टर। तो फिर मैटिल्डा के जो हस्बैंड हैं लोइजल, उन्होंने मैटिल्डा को एडवाइस किया कि आप ऐसा करो, अपनी जो दोस्त है फॉरेस्टर उसके पास जाओ और उससे उसका जो है कोई हार होगा उसके पास, उससे आप उधार ले लो। तो मैटिल्डा जो है अपनी दोस्त के पास जाती है। सी टोल्ड हर फ्रेंड हर ओवन स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपने बारे में यानी अपने तनाव के, अपने दुख के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है। ऑन हियरिंग दैट मैटिल्डा डिड नॉट हैव एनी ज्वेल टू वियर इन द बॉल, अब ये बेल नहीं है, बॉल है, ठीक है, BALL, ठीक है। तो ऑन हियरिंग दैट मैटिल्डा डिड नॉट हैव एनी ज्वेल टू वेयर इन द बॉल, यानी जब वो उसकी मैडम फॉरेस्टर मैटिल्डा से सुनती है कि उसके पास में कोई पहनने के लिए कोई भी हार वगैरह नहीं है, देन फॉरेस्टर लेंट हर ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तो उसकी दोस्त जो फॉरेस्टर है वो उसे एक बहुत प्यारा सा हार देती है। इन दिस वे मैटिल्डा वॉज एबल टू गेट द ज्वेल्स टू वेयर टू द बॉल, तो इस प्रकार वो अपने जो बॉल उस प्रोग्राम में पहनने के लिए जो हार का बंदोबस्त वो करती है। इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। मैटिल्डा का करेक्टर स्केच आपको लिखना है। मैटिल्डा इज
ब्यूटीफुल यंग लेडी, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत महिला थी वो। सी इज बोर्न एंड मैरिड इन अ मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन उसकी पैदाइश भी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी और उसकी शादी भी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, यानी कलर की फैमिली में उसकी शादी हुई थी। सी ऑलवेज वॉन्ट्स टू लिव अ रिच लाइफ, हमेशा से वो धनी जीवन जीना चाहती थी। सी बिलीव्स इन शो ऑफ, और दिखावे में ज़्यादा विश्वास करती थी वो। सी बोरोज अ डायमंड नेकलेस सो दैट सी मे लुक ब्यूटीफुल इन द पार्टी, और इसीलिए तो वो एक उधार लेती है अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टर से, एक नेकलेस जो है हार उधार लेती है पार्टी में पहनने के लिए। सी डजंट टेल द ट्रूथ अबाउट द लॉस्ट नेकलेस, और जब वो हार खो जाता है तो वो अपने खोए हुए हार के बारे में अपनी दोस्त को नहीं बताती है, बिकॉज ऑफ फॉल्सिटी, और इस छिपाने के कारण, इस झूठ के कारण ही सी हैड टू रिप्लेस द आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस विद अ रियल डायमंड नेकलेस, और इस झूठ के कारण उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, यानी उस नकली हार के बदले में उसे असली हार खरीद कर अपनी दोस्त को देना पड़ता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द रियल डायमंड नेकलेस ruined her लाइफ, और इस तरीके से एक जनी जो जितने रुपए में वो नया हार खरीदती है, तो वो कीमत जो है उस कीमत को चुकाने में उसका पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज। अब भोली जो है शादी से इनकार क्यों कर देती है, शादी को रिजेक्ट क्यों कर देती है, तो इसका आंसर होगा भोली रिजेक्ट द मैरिज बिकॉज शी फाउंड हर वुड बी हस्बैंड अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल पर्सन, यानी भोली शादी से इनकार इसलिए कर देती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी ओछी सोच का व्यक्ति है, काफ़ी लालची है, काफ़ी घृणास्पद व्यक्ति है वो। ही डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 ऑन सीइंग पॉक मार्क्स ऑन भोलीज फेस एंड ऑन नोइंग अबाउट हर अगलीनेस, क्योंकि जो बिशंबरनाथ था, जो भोली से शादी करने वाला था, वो दहेज की डिमांड करता है, 5,000 रुपये दहेज में मांगता है। और कब मांगता है, जब वो भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखता है, तो वो, और भोली का चेहरा देखता है, तो भोली के चेहरे को देखकर, उसके चेहरे पर चेचक के दाग देखकर वो दहेज की डिमांड करने लग जाता है और दहेज में 5,000 रुपये मांगता है। रामलाल प्लेस्ड हिज सर्वेंट एट बिशंबर्स फीट एंड रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ह्यूमिलिएट हिम एंड टेक 2,000 रुपीज़। अब बेचारा रामलाल, यानी जो भोली का पिता है, वो बिशंबर के चरणों में अपनी पगड़ी रख देता है और उससे प्रार्थना करता है कि हम इस तरीके से अपमानित मत करो, आप 2,000 रुपये ले लीजिए। इस तरीके से वो उसे प्रार्थना याचना करता है। But Bisambar was adamant and threatened Ramlal that he would go away without marrying भोली। लेकिन बिशंबर नाथ जो है वो अपनी बात पर अडिग रहता है और रामलाल को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो मैं यहाँ से बिना शादी किए हुए चला जाऊँगा। और जब ये बातें वो सुनती है भोली, सो भोली रिजेक्टेड द मैरिज, तो भोली उस शादी से इनकार कर देती है, उस शादी को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12। वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली, यानी सुलेखा को भोली क्यों कहा गया, क्यों बुलाया गया, तो आंसर हो जाएगा When सुलेखा was 10 months old, जब सुलेखा 10 महीने की थी, she fell from a cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। जब सुलेखा, यानी भोली का जो ओरिजिनल नाम था सुलेखा था, और जब सुलेखा 10 महीने की थी तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी सर के बल, और इससे उसके सर में कई गंभीर चोट आई थी। That's why she remained a backward चाइल्ड, और इसी कारण से वो एक तरह से पिछड़े बालक के रूप में वो रही। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इट अफेक्टेड हर इंटेलिजेंस एंड स्पीच, और इससे उसकी बुद्धि पर भी असर हुआ, उसके बोलने पर भी काफ़ी, यानी वो बोल भी नहीं पाई काफ़ी लंबे समय तक। व्हेन सी स्पोक, और जब उसने बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, वो हकलाने लगी, स्टैमरिंग करने लगी। चिल्ड्रन लाफ्ड एट हर, और जब वो हकला कर बोलती थी तो दूसरे बच्चे उस पर हंसते थे। सी ऑफन रिमेन साइलेंट, और इस कारण जो सुलेखा यानी जो भोली है वो अक्सर चुप रहा करती थी। सी वॉज सिंपल एंड सोबर, बड़ी साधारण और एकदम सौम्य स्वभाव की थी वो। सी वॉज अ स्लो लर्नर, धीरे, क्योंकि उसके दिमाग पर असर हुआ था उस चोट का, तो वो काफ़ी धीरे धीरे सीखती थी। सी वॉज सिंपलीटन, यानी एक तरह से वो भोली थी, और सिंपलीटन का वैसे मतलब होता है मूर्ख का, है ना, तो उसे मूर्ख की उपमा दे दी गई थी अपने उस व्यवहार के कारण, उसके व्यवहार के कारण। ड्यू टू हर सिंपल नेचर पीपल बिगिन टू कॉल हर भोली इंस्टेड ऑफ सुलेखा, और एकदम साधारण, उसके साधारण स्वभाव के कारण, कम बोलने के कारण लोग उसे सुलेखा के बजाय भोली कहने लगे। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ बिशंबर नाथ। अब बिशंबर नाथ का करेक्टर स्केच क्या होगा, किस तरीके से आप लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा बिशंबर नाथ हैड ए बिग शॉप, अ हाउस एंड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन हिज बैंक। अच्छी दुकान थी उसके पास में, अच्छा घर था, अच्छे पैसे थे बैंक में। ही वॉज अ मिडल एज विडोवर एंड विद ग्रोन अप चिल्ड्रन, एक अधेड़ उम्र का विधु व्यक्ति था वो बच्चे भी उसके बड़े बड़े थे। ही सेंट अ मैरिज प्रपोजल फॉर भोली, वो भोली के लिए अपनी शादी का प्रस्ताव भेजता है। ही डिड नॉट नो दैट शी वॉज अगली एंड लैक्ड सेंस, और उसे नहीं पता होता कि भोली की जो सूरत है अच्छी नहीं है, भोली खूबसूरत नहीं है, और उसमें थोड़ी सी अकल की भी कमी है, सेंस की भी कमी है। ही डिमांडेड नो डाउरी, इसलिए वो दहेज की कोई डिमांड नहीं करता है स्टार्टिंग में। बाद में तो हालांकि जब वो भोली का चेहरा देखता है तो फिर वो 5,000 रुपये मांगता है।
वेन ही सॉ भोली, लेकिन जब वो भोली को देखता है, ही डिमांडेड 5,000 रुपीज़, तो वो 5,000 की डिमांड करता है, बट भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, और फिर भोली जो है उसे शादी से इनकार कर देती है। ही वॉज ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड, काफ़ी ओछी सोच का, छोटी सोच का, लालची और घृणास्पद व्यक्ति है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके करेक्टर के बारे में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ रामलाल, जो कि भोली के पिताजी हैं, उनका क्या करेक्टर स्केच है, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा, रामलाल वॉज ए कंजर्वेटिव पर्सन, बड़ा रूढ़िवादी व्यक्ति है वो। ही थॉट दैट इट वॉज बैड टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल, और उसका ऐसा विचार है कि लड़कियों को स्कूल भेजना अच्छा नहीं है। बट ही सेंट हिज सन टू द सिटी टू स्कूल टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, लेकिन अपने बेटों को पढ़ाने के लिए वो पहले शहर भेजता है, फिर बाद में वो शहर के स्कूल में भेजता है, फिर कॉलेज में भेजता है वो। दो ही वॉज वरीड अबाउट भोली, हालांकि वो भोली के बारे में चिंतित रहता है। ही टुक गुड केयर ऑफ हिज अदर चिल्ड्रन, वो अपने दूसरे बच्चों की तो काफ़ी परवाह करता है, बट नेग्लेक्टेड भोली एज ही लैक्स गुड लुक्स एंड इंटेलिजेंस, लेकिन वो भोली की उपेक्षा करता है, भोली को नेग्लेक्ट करता है, क्योंकि भोली बेचारी दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं है और थोड़ी सी अकल भी यानी थोड़ी बुद्धि के मामले में वो थोड़ी कमज़ोर है। इन शॉर्ट, छोटे रूप में संक्षेप में हम कह सकते हैं, हिज करेक्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एन एजुकेटेड एंड सिविलाइज सोसाइटी एज ही केयर्स मोर फॉर हिज सो कॉल्ड इज्जत देन हिज अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षित और सभ्य समाज में वो आदमी एक्सेप्टेबल नहीं है, रामलाल इस तरह का व्यक्ति, क्योंकि वो अपने यानी अपनी इज्जत की खातिर अपने बच्चों की परवाह नहीं करता है, ऐसा इस चैप्टर में हमें बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द करेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल। हो सकता है एग्जाम में आपको थिंक टैंक का करेक्टर पूछ लें, नूडल का पूछ लें, या कंपैरिजन पूछ लें, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है अपना आंसर। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। थिंक टैंक इज एन एरोगेंट, वेन एंड डोमिनियरिंग रूलर, यानी थिंक टैंक जो है बड़ा घमंडी, एकदम फालतू किस्म का आदमी और दबंगई प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो। ठीक है, ही कंसिडर्स himself to be the mightiest, the cleverest, the most knowledgeable and enlightened person who could never commit a folly। और वो अपने आप को ऐसा समझता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा चतुर है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति है वो, जो ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। सच पर्सन नीड टू बी हैंडल वेरी कॉशियसली, और ऐसे व्यक्तियों को हैंडल करना बहुत ही सावधानी से हैंडल किया जाना चाहिए। बिकॉज इफ देयर मिस्टेक्स आर पॉइंटेड आउट टू दैम डायरेक्टली एंड ओपनली दे टेंड टू गेट हर्ट, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अगर उनकी गलतियों के बारे में बताया जाता है तो वो काफ़ी आहत होते हैं, उनको काफ़ी चोट लगती है ना, काफ़ी दुख होता है। हाउएवर, लेकिन इसी के विपरीत दूसरा नूडल जो है, नूडल इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, वो दूसरे प्रकार का व्यक्ति है। ही अवॉइड्स ऑफरिंग थिंक टैंक, वो थिंक टैंक की नाराज़गी से बचता है, यानी उसको नाराज़ करने से बचता है, बड़े ही सभ्य पोलाइट मैनर में वो उससे बात करता है। ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स बाय ऑफरिंग हिज नॉलेज इन अ वेरी पोलाइट वे, और जो थिंक टैंक जो गलतियां करता है उस गलतियों को बड़े ही पोलाइट वे में वो सुधारने की कोशिश करता है। ही पिन पॉइंट्स हिज मिस्टेक्स इन अ डिस्क्रीट एंड हम्बल मैनर, और वो यानी थिंक टैंक की गलतियों को बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक और बड़े ही विनम्र तरीके से इंगित करता है। ठीक है, पिन पॉइंट्स करता है, इंगित करता है। इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा, वट प्रिपरेशन डिड होरास मेक फॉर रॉबिंग द शॉर्टओवर ग्रेन्स, यानी शॉर्टओवर ग्रेन्स में जहाँ पर वो तिजोरी लूटने के लिए जाता है तो क्या तैयारियाँ करता है वहाँ जाने से पहले वो, कौन, होरास डम्बी। तो इसका आंसर आप हो जाए, आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, ही कलेक्टेड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ मैगजीन आर्टिकल विच हैड डिस्क्राइब द शॉर्टओवर ग्रेन्स गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ द रूम्स, यानी वो सबसे पहले उसने ये शॉर्टओवर ग्रेन्स के बारे में एक मैगजीन से पता किया था और उस मैगजीन में शॉर्टओवर ग्रेन्स के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया था। गिविंग ए प्लान ऑफ द ऑल द रूम्स, यानी सभी कमरों का एक तरह से योजना बनाई हुई थी, दी हुई थी, एंड अ पिक्चर ऑफ द रूम्स, और कमरों की तस्वीरें भी उस दी हुई थी उसके अंदर। ही स्टडीड इस पाथ, और वो वहाँ जाने के रास्ते का भी अध्ययन करता है। जब वो वहाँ जाता है तो 2-3-6-7 दिन वो वहाँ पर उसकी जो है रिकी करता है उस एरिया की, शॉर्टओवर ग्रेन्स की, तो वहाँ पर वो उस रास्ते का भी अध्ययन करता है, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, और कनेक्शन कहाँ से है, बिजली का कनेक्शन कहाँ से, उस चीज़ों का भी वो अध्ययन करता है, एंड इस गार्डन बगीचे का भी पूरा मुआयना करता है। ही ऑल्सो फाउंड आउट दैट फैमिली वॉज इन लंदन, और वो ये भी पता करता है कि इस जो घर का परिवार जो है वो अभी लंदन में है। द 2 सर्वेंट्स हैड गॉन टू वॉच अ मूवी एंड वुड नॉट रिटर्न बिफोर 4 आवर्स, और जो 2 नौकर इस घर में रहते हैं वो भी अभी मूवी देखने गए हैं और 4 घंटे से पहले वो नहीं लौटेंगे, यानी इन सभी बातों का पहले ही वो पता लगा लेता है। हिज प्रिपरेशन शोज दैट ही वॉज ए मेटिकुलस प्लानर, और उसकी योजनाएं दर्शाते हैं कि वाकई वो बड़ा ज़बरदस्त प्लानर था, ज़बरदस्त योजना करता था वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चार्मिंग यंग लेडी बिफूल होरास डाम्बी, यानी होरास डाम्बी को वो लेडी जो उस घर में ऑलरेडी पहले से मौजूद होती है वो उसे किस तरीके से मूर्ख बनाती है। तो आंसर हो जाएगा द चार्मिंग लेडी वॉज आल्सो थीफ, यानी जो पहले से उस घर में लेडी थी, जब होरास डाम्बी उस घर में चोरी करने जाता है तो वो लेडी भी कहती है एक थीफ ही थी, चोरी थी। सी इम्पर्सोनेटेड हर सेल्फ एज अ लैंड लेडी, लेकिन और वो अपने आप को क्या करती है, लैंड लेडी दिखाने का नाटक करती है, ठीक है। सी लाइड टू डाम्बी दैट सी हैड लेफ्ट द ज्वेल्स इन द सेफ, और वो झूठ बोलती है होरास डाम्बी से कि वो अपने जो गहने हैं, अपना हार वगैरह जो है वो तिजोरी में भूल गई है, तिजोरी में रख दिए हैं। सी नीडेड देम फॉर ए पार्टी, और उसे पार्टी में पहनने के लिए उनकी ज़रूरत है। सी हैड नो कीज, और उसके पास चाबी है नहीं, वो कैसे उसको खोले, तो वो उससे कहते कि तुम मेरी मदद करो इसको खोलने में। होरास हेल्प्ड हर एंड ओपन द सेफ, अब होरास उसकी मदद करता है और तिजोरी को खोल देता है। बट वो एक गलती कर देता है, बट एट द टाइम व्हेन ही वाज ओपनिंग द सेफ, जब वो तिजोरी खोल रहा होता है, ही वाज विदाउट ग्लोव्स, तो उसके हाथ में दस्ताने नहीं होते हैं। ही लेफ्ट हिज फिंगर्स प्रिंट्स ऑन द सेफ, और वो अपनी उंगलियों के निशान उस तिजोरी पर छोड़ देता है। आफ्टर 2 days ही वाज अरेस्टेड फॉर रॉबरी ऑफ ज्वेल्स एट सोटेवर ग्रेंज, और 2 दिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और रॉबरी के इल्जाम में सोटेवर ग्रेंज पर, ठीक है, सोटेवर ग्रेंज में रॉबरी के इल्जाम पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से उस चार्मिंग यंग लेडी के द्वारा उसे मूर्ख बनाया जाता है। तो ये थे 17 क्वेश्चन, और इस किताब से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज की इस वीडियो में इंक्लूड किए, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा दोस्तों, इन 17 क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में से ही पूछा जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.